जुर्म की काली दुनिया वो कलंक है जिससे कोई भी अपराधी छूट नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी तरकीब अपना ले। एक न एक दिन उसे सलाखे के पीछे होना पड़ता है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही राजनेता की खबर और उसकी कहानी सुनाएंगे जो ऐसा कोई भी अपराध जिसने ये नहीं किया हो। आज हम कहानी सुनाएंगे प्रयागराज का मोस्ट वांटेड अपराधी अतीक अहमद की। लेकिन उससे पहले आपको इससे जुड़ी खबर सुना देते हैं। तो खबर आ रहा है कि अतीक अहमद को अब उत्तर प्रदेश की जेल लाया जा रहा है, पर यहां सवाल उठता है आखिर इसे गुजरात के साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में क्यों लाया जा रहा है। इसी वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर 17 साल पहले इसका क्या मामला रहा था जिसके कारण इसे जेल जाना पड़ा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब अपना परिचय दे देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंशु कुमार और आप प्राइम लाइव देख रहे हैं। माफिया अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से सड़क के रास्ते उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। उमेश पाल के अपहरण के मामले में आरोपी अतीक अहमद को इसलिए लाया जा रहा है ताकि 28 मार्च को उसके सामने ही फैसला सुनाया जा सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उस उमेश पाल कौन है, तो कहानी पूरी सुनिए, एक एक बात आपको साफ हो जाएगा। ये वही उमेश पाल है जिनको हाल ही में दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला गया और उनकी मौत हो गई। साल 2006 में उमेश पाल का अपहरण किया गया था। इसका आरोप अतीक अहमद और उसके गैंग पर लगा था। अब 17 साल के बाद इस मामले का फैसला सुनने के लिए उमेश पाल जिंदा नहीं है और उनके हत्यारे फरार चल रहे हैं। इस सब की शुरुआत हुई साल 2005 में 25 जनवरी को हुए राजू पाल हत्याकांड से। राजू पाल उस समय बसपा के विधायक थे और उनको दिन दहाड़े प्रयागराज की सड़कों पर गोली मार दी गई। उमेश पाल इस केस में गवाह थे। आरोप है कि उमेश पाल की गवाही रोकने के लिए 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया। इसके एक साल बाद उमेश पाल ने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में साल 2007 में केस दर्ज करवाया। इसी केस में कुल 11 लोगों का नाम दर्ज करवाया गया था, जिसमें अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ का भी नाम था। अब 28 मार्च को इसी केस के सिलसिले में अतीक अहमद को स्पेशल MP MLA कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश किया जाएगा। कहा जा रहा है कि उमेश पाल अपहरण केस में अब फैसला सुनाया जा सकता है। अब शुरू से अतीक अहमद की कहानी आपको सुनाते हैं कि कैसे किसी सफेद पोस्ट के पीछे एक काली दुनिया होती है और कैसे कोई काली दुनिया में रहकर काली कमाई करके एक इज्जतदार पद को मलिन करने का काम करता है। विडंबना हमारे देश, हमारे राज्य का ही है कि किसी की छवि देखे बिना ही हम प्रतिनिधि चुनते हैं और कोई तो गंदी छवि को जानते हुए भी उसी को वोट दे देते हैं। अब चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश भारत, जहां जनता खुद अपने नुमाइंदे चुनती है। यह माना जाता है कि जनता के ये प्रतिनिधि जनता के हित में और जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन कई बार जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है वही राजनीति को अपना मिल्कियत मान लेते हैं। वो आवाम की आवाज नहीं बनते बल्कि आवाम की आवाज दबाने का काम शुरू कर देते हैं। कानून को अपने हाथ में लेने से भी ऐसे नेताओं को परहेज नहीं होता है। अतीक अहमद ऐसे ही सफेद पोशों में एक है। 80 का दशक, संगम नगरी प्रयागराज यानी उस वक्त का इलाहाबाद, जो अपनी पवित्रता और धर्म कर्म के लिए मशहूर था। लेकिन धर्म कर्म से अलग भी इलाहाबाद में एक अलग दुनिया बसती थी और यह दुनिया थी अपराध की। इस पवित्र नगरी में चांद बाबा नाम के कुख्यात बदमाश का खौफ इस कदर फैला हुआ था कि लोग रात में बाहर निकलने से भी डरते थे। पुलिस के लिए चांद बाबा डर का दूसरा नाम था और इसलिए उसके गिरेबान पर हाथ डालने से पुलिस वाले हमेशा परहेज करते थे। पूरे इलाहाबाद में चांद बाबा का डर फैला हुआ था, लेकिन कोई ऐसा भी था जो देख रहा था चांद बाबा को हराने के सपने। तांगे पर बैठकर इलाहाबाद की सड़कों पर निकलता छोटी सी उम्र का एक लड़का मन ही में यह ठान चुका था कि चांद बाबा को हराकर इलाहाबाद का डॉन बनना है। यह लड़का कोई और नहीं, बाहुबली विधायक अतीक अहमद था, जिनसे एक वक्त में पूरे राज्य की पुलिस भी घबराती थी। अतीक अहमद की कहानी शुरू होती है इलाहाबाद की इन्हीं गलियों से। इलाहाबाद का चकिया इलाका। साल 1962 में एक तांगे वाले के परिवार में सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्म हुआ एक लड़के का नाम रखा गया अतीक अहमद। पिता इलाहाबाद की सड़कों पर तांगा चलाते थे और परिवार का पेट भरते थे। अतीक के बाद उसके और भाई बहन भी हुए। परिवार बढ़ने लगा और साथ ही बढ़ने लगी गरीबी। जैसे जैसे अतीक बड़ा होने लगा, घर की गरीबी उसके दिमाग पर असर डालने लगी। वो सपने देखने लगा अमीर बनने के। पिता ने बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा, लेकिन अतीक का मन तो कहीं और था। वो पढ़ाई से जी चुराने लगा। वो सपने देखने लगा पैसे कमाने का। अतीक को जल्द से जल्द अमीर बनना था। 10वीं क्लास में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और गुंडागर्दी में लग गया।
उसका मकसद था इलाके के सबसे बड़े माफिया चांद बाबा को हराना। वो चांद बाबा जिसका उस समय तक इलाहाबाद में एक छत्र राज हुआ करता था। चांद बाबा के आतंक से कई छोटे गुंडे मवाली परेशान थे और जैसे ही अतीक अहमद सामने आया, उन सब ने चांद बाबा के खिलाफ अतीक का साथ देना शुरू कर दिया और बड़ी ही तेजी से प्रयागराज में चांद बाबा के अलावा भी एक नाम गूंज सुनाई देने लगा और वो नाम था चकिया के तांगे वाले का बेटा अतीक अहमद का। अतीक अहमद पैसे कमाने के लिए पूरे शहर भर से रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर हत्या का आरोप भी लगा, लेकिन ये सब उसके हौसले पस्त नहीं कर रहे थे, बल्कि और बढ़ा रहे थे। चांद बाबा गैंग से अक्सर अतीक अहमद गैंग के झगड़े की खबरें आने लगी। धीरे धीरे चांद बाबा का रुतबा कम होने लगा और अतीक अहमद का बढ़ रहा था। इलाहाबाद के इस नए गैंगस्टर की नज़र सिर्फ इलाहाबाद तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये तो पूरे राज्य में अपने आतंक का राज कायम करना चाहता था। करीब 10 सालों में ही अपराध की दुनिया में अतीक ने बड़ा नाम कमा लिया। गरीब तांगे वाले के बेटे के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। छोटी सी उम्र में ही अतीक पर 80 से ज़्यादा हत्या की साजिश, रंगदारी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हो चुके थे। उस समय के सभी गैंगस्टर के बीच अतीक की तूती बोलती थी, लेकिन एक चीज जो अभी भी अतीक की पहुंच से दूर थी, वो थी सत्ता की पावर। अतीक अहमद का 1989 तक का बड़ा कद हो चुका था। पुलिस भी अतीक अहमद के नाम से खौफ खाने लगी थी। कई बड़े नेताओं से भी अतीक अहमद का उठना बैठना था और इसलिए अतीक अहमद को यह समझ आने लगा कि पैसे के अलावा अगर पावर भी चाहिए तो सियासत के शतरंज को खेलना ही होगा। 1989 में अतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद से पहला चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ चांद बाबा भी चुनावी संग्राम में थे, लेकिन जीत मिली अतीक अहमद को। अब अतीक अहमद नेताजी बन चुके थे, लेकिन सफेद कपड़ों में नजर आने वाले इस माफिया के काम अब भी काले ही थे। जीत के कुछ समय बाद ही चांद बाबा की सरे बाजार हत्या कर दी गई। आरोप अतीक अहमद पर थे, लेकिन इस सब के बावजूद अतीक अहमद की ताकत बढ़ती जा रही थी। अतीक अहमद ने पहले 3 बार तो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की। 1996 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दी और अतीक समाजवादी पार्टी के विधायक बने। सफेद कपड़ों में अतीक अहमद की शान ही अलग थी। एक तरफ राजनीति का खेल चल रहा था, दूसरी तरफ उन पर पट्टा रंगदारी और भू माफिया का कारोबार फैलाने के आरोप बढ़ते जा रहे थे। करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बन चुके चकिया का इस लड़के को महंगी विदेशी गाड़ियां खूब लुभाती थी। अतीक अहमद को हथियार रखने का भी शौक था और वो वक्त आ चुका था जब अतीक अहमद को अपने सारे शौक पूरे करने थे। जब भी अतीक का काफिला निकलता, महंगी गाड़ियों उनके काफिले का हिस्सा होती। 4 बार विधायक बन चुके अतीक अहमद के कब्जे में अरबों रुपए की जमीन थी। 2004 में अतीक अहमद ने राजनीति में एक नई राह चुनी। 2004 में अपना दल ने फुलपुर सीट से अतीक को सांसद का टिकट दिया और अतीक ने इस पर जीत दर्ज भी की। प्रयागराज के माफिया ने संसद तक का सफर पूरा कर लिया था। तांगे में बैठकर जिन सपनों को अतीक ने देखा तो वो पूरे हो रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, अगर अपराध के दलदल में कोई एक बार फंसे तो बाहर निकलना नामुमकिन है, और यही हुआ अतीक अहमद के साथ। 2004 में जब अतीक अहमद ने फुलपुर से सांसद के लिए चुनाव लड़ा तो उनकी इलाहाबाद की परंपरागत सीट खाली हो गई। अतीक ने अपने भाई अशरफ को यहां से चुनाव लड़वाया, लेकिन अशरफ चुनाव हार गए। बीएसपी नेता राजूपाल ने अशरफ को मात दी और यह बात अतीक अहमद को पसंद नहीं आई। राजूपाल को चुनाव जीते अभी कुछ ही महीने बीते थे कि उनकी हत्या करवा दी गई। राजूपाल के काफिले पर अतीक अहमद गैंग ने जोरदार फायरिंग की थी। राजूपाल को 19 गोलियों से छलनी कर दिया गया था। सिर्फ 10 दिन पहले ही राजूपाल की शादी हुई थी, लेकिन अतीक अहमद को राजनीति में चैलेंज करना राजूपाल के लिए मौत का सबब बन चुका था। राजूपाल की पत्नी पूजा ने अतीक अहमद और उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। उस वक्त राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अतीक अहमद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगली बार चुनाव में अतीक अहमद अपने भाई अशरफ को जीत दिलवाने में कामयाबी मिली। 2007 में बड़ा बदलाव हुआ। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी और फिर शुरू हुई अतीक अहमद और उनके गैंग के बुरे दिन। बीएसपी सरकार के आते ही अतीक अहमद को राज्य का मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया गया। अतीक अहमद पर इनाम भी जारी कर दिया गया। कुछ समय पहले तक उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा बना रहे इस बाहुबली नेता को अब भगोड़ा अपराधी मान लिया गया। पुलिस अतीक अहमद के पीछे पड़ी हुई थी और आखिरकार दिल्ली से उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर यूपी के अलग अलग जेलों में वो बंद रहे। लेकिन एक बार फिर वक्त बदला। 2014 में जब अखिलेश की सरकार आई तो अतीक अहमद को जमानत मिल गई। 2014 में अतीक अहमद ने श्रीवस्ती से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो जैसे सब कुछ बदलने लगा। इसी दौरान एक व्यापारी की किडनैपिंग और जेल में उसकी पिटाई का वीडियो वायरल हुआ
और इस मामले में अतीक अहमद का नाम सामने आया और फिर गिरफ्तारी हुई। सुप्रीम कोर्ट आदेश पर उत्तर प्रदेश से बाहर उन्हें गुजरात की साबरमती जेल में भेज दिया गया था और तब से इलाहाबाद के इस बाहुबली नेता को गुजरात की साबरमती जेल में ही बंद किया गया था। अतीक अहमद के परिवार के 2 और लोग भी जेल में हैं। अतीक के भाई अशरफ बरेली में बंद है, जबकि छोटा बेटा नैनी जेल में सलाखों के पीछे है। अतीक अहमद के बड़े बेटे को अभी कुछ समय पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अतीक के परिवार के अलावा उनके सारे गुर्गों को भी जेल में भेज दिया गया है। अतीक अहमद ने माफिया के काले धंधे, जो करोड़ों रुपए की जमीन हथियाई थी, उसे भी लगातार कुर्क किया गया है। इलाहाबाद के अलावा राज्य के कई और इलाकों में भी अतीक अहमद की संपत्ति थी उसके रिश्तेदारों के नाम पर। उसके रिश्तेदारों के नाम पर भी कई प्रॉपर्टी को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। कई अवैध इमारतों को गिराया भी गया है। जो जमीन कब्जे में ली गई है उस पर आवासीय योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं। पिछले 2 सालों में इस तरह की कई कार्रवाई की गई और अतीक की लगभग 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया। इसकी काली करतूत की कहानी तो काफी लंबी है, लेकिन हम इसे शॉर्ट में करके आपको बताने की कोशिश किए हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो शेयर भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दे, ताकि इस तरह की वीडियो हम और लाते रहें। धन्यवाद।